ठीक है ना, क्या पढ़ा रहे हैं? लिंग निर्धारण, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं बेटा सेक्स डिटर्मिनेशन। क्या बोलते हैं? सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है ना। लिंग निर्धारण, कोई भी जीव के लिंग का निर्धारण होता है कि वह जीव नर होगा या मादा होगा। जीवों के, जंतुओं के लिंग का निर्धारण करना, ठीक है ना, कि वह जीव जो उत्पन्न हुआ है वह मेल होगा या फीमेल होगा, ठीक है ना, उसको बोलते हैं लिंग निर्धारण। अच्छा, लिंग निर्धारण में पहले हम दो चीजें समझेंगे। हम क्या, किसका लिंग निर्धारण अभी समझ रहे हैं? मनुष्य का। मनुष्य में लिंग निर्धारण, ठीक है ना, मतलब सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन। सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन। अच्छा, एक बात हमेशा ध्यान रखना, सबसे पहले इसमें जो पॉइंट बन सकते हैं 12th के एग्जाम से की दृष्टि से, या आप कह सकते हैं हाई स्कूल के एग्जाम की दृष्टि से। सबसे पहले दो चीजों में इसको हम डिवाइड कर दें। लिंग निर्धारण में जो, ठीक है ना, गुणसूत्र होते हैं वे दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के गुणसूत्र होते हैं? दो। एक को हम बोलते हैं दैहिक गुणसूत्र। क्या बोलते हैं बेटा? दैहिक गुणसूत्र, ठीक है ना, या इनको हम बोलते हैं अलिंग गुणसूत्र। क्या बोलते हैं बेटा? अलिंग गुणसूत्र, ठीक है ना। इतनी बात तो समझ में आए बेटा। और इसी को बोलते हैं क्या? ऑटोसोम। क्या बोलते हैं बेटा? ध्यान रखना, इसी को जो दैहिक गुणसूत्र होते हैं या अलिंग गुणसूत्र होते हैं, इन्हीं को बोलते हैं ऑटोसोम। अच्छा, दूसरे प्रकार का जो होता है वो होता है लिंग गुणसूत्र। कौन सा होता है बेटा? लिंग गुणसूत्र, जिसको बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम, ठीक। अच्छा, एक बात हमेशा ध्यान रखना, बहुत सरल तरीके से पढ़ते हैं। जो दैहिक गुणसूत्र है, ठीक है ना, ये नर और मादा में दोनों में कैसे पाए जाते हैं? समान रूप से पाए जाते हैं। मतलब जितने नर में, जो नर में वही मादा में, सीधी सी बात है। तो हम क्या करते हैं, कुल गुणसूत्र मनुष्य में, इसके हम जो पॉइंट बनाते हैं वो 6 पॉइंट बना रहे हैं। मनुष्य में कुल गुणसूत्र 46 होते हैं। कितने गुणसूत्र होते हैं? ध्यान रखना, अगर हम इसके 6 पॉइंट बना रहे हैं, 6 पॉइंट के बाद हम बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, मनुष्य में कुल कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। एक बात तो क्लियर हुई बेटा, कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? चाहे वो नर हो या मादा हो, चाहे कोई भी हो, छोटा बड़ा कोई भी हो, सभी में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं बेटा? 46। अच्छा, दूसरी बात, इसी को हम दूसरे शब्दों में लिख सकते हैं। मनुष्य में, ठीक है ना बेटा, कुल 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। इतनी बात तो समझ में आए बेटा? 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम फाउंड इन ह्यूमन, ठीक है ना, 46 क्रोमोसोम फाउंड इन ह्यूमन। तो यहां पर जो पेयर है वो कितने पेयर? 23 पेयर। और टोटल कितने गुणसूत्र हैं बेटा? 46। तो दो लाइनें समझ में आई, मतलब 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। कुल कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? 46। लेकिन अगर हम बात करें इनके जोड़े में, तो कितने जोड़े पाए जाते हैं? 23। अच्छा, तीसरी बात, मनुष्य में कुल, ठीक है ना बेटा, 44, ध्यान रखना, 44 क्या पाए जाते हैं? दैहिक गुणसूत्र पाए जाते हैं। कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? ध्यान रखना बेटा, कितने दैहिक गुणसूत्र पाए जाते हैं? 44। जो ऑटोसोम पाए जाते हैं वो, उनकी संख्या कुल कितनी होती है? 44। अच्छा, इसको दूसरे रूप में लिखें, मनुष्य में कुल 22 जोड़ी दैहिक गुणसूत्र, जिनको हम अलिंग गुणसूत्र भी कहते हैं, जिनको हम ऑटोसोम भी कहते हैं, ठीक है ना, मतलब 22 जोड़ी दैहिक गुणसूत्र पाए जाते हैं। 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम फाउंड इन ह्यूमन, या 44 ऑटोसोम फाउंड इन ह्यूमन। तो 4 पॉइंट बेटा क्लियर हुए बेटा, 4 पॉइंट क्लियर हुए। पहला पॉइंट, मनुष्य में कुल कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? मनुष्य में कुल कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं? मनुष्य में कुल कितने दैहिक गुणसूत्र पाए जाते हैं?
अच्छा, मनुष्य में कुल कितने जोड़ी दैहिक गुणसूत्र पाए जाते हैं? 22 जोड़ी। अच्छा, 5वां पॉइंट, मनुष्य में 2 लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं। कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? ये सामान्य मनुष्य की बात हो रही है। ये किसकी बात हो रही है? सामान्य मनुष्य की। अच्छा, असामान्य मनुष्य की बाद में बात करेंगे, पहले सामान्य मनुष्य में ये सारे कार्यक्रम हो रहे हैं। तो मनुष्य में कितने? 2 लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो 2 सेक्स क्रोमोसोम पाए जाते हैं किसमें? ह्यूमन में। अच्छा, 6 सामान्य मनुष्य में, सामान्य वर्ड लगाए दे रहे हैं यहां पर, सामान्य मनुष्य में कुल 1 जोड़ी क्या पाए जाते हैं बेटा? लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो ये कितने पॉइंट हुए? 6। कितने पॉइंट हुए? 6। तो ये कुल 6 पॉइंट बनते हैं। अगर आप इन 6 पॉइंट को याद कर लेते हैं तो हमें ये क्लियर है कि आप जो लिंग निर्धारण, मानव के लिंग निर्धारण की प्रक्रिया है, उसको अच्छे से, जो MCQs आते हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं। 2 वैज्ञानिक थे बेटा, एक थे स्टीवेंस और एक थे विल्सन। एक और कौन थे? विल्सन। एक थे स्टीवेंस और एक कौन थे? विल्सन। इन्होंने 1905 में कीटों में लिंग निर्धारण का अध्ययन किया था। कीटों में, कीट, ठीक है ना, इंसेक्ट। और इसी के आधार पर एक वैज्ञानिक हुए जिनको बोलते हैं मैकलंग। ध्यान रखना, कौन है? मैकलंग। बेटा, लिंग निर्धारण का गुणसूत्रीय सिद्धांत दिया था। ध्यान रखना, क्या दिया था? गुणसूत्रीय सिद्धांत दिया था। किसने दिया था बेटा? मैकलंग ने। किसने दिया था? मैकलंग ने। अच्छा, इसकी शुरुआत किसने की थी? तो स्टीवेंस और विल्सन ने। किस सन में? 1905 में। तो लिंग निर्धारण का गुणसूत्रीय सिद्धांत किसने दिया था? मैकलंग ने। इतनी बात तो क्लियर हुई। हम आपको 6 बातें बता चुके हैं। मनुष्य में कुल 46 गुणसूत्र। कितने गुणसूत्र थे? 46। अच्छा, ये बात आपसे कोई पूछे कि इन गुणसूत्रों को कहां से चेक कर सकते हैं हम, कहां से पता चलें कि 46 गुणसूत्र है? कहां की कोशिका लें? तो आप कहीं की भी, पूरे शरीर की जो कोशिका है वो ले सकते हैं। आपको कितने गुणसूत्र मिलेंगे? 46। कितने गुणसूत्र मिलेंगे? लेकिन अगर आप सेक्स सेल लेते हैं, सेक्स सेल मतलब नर में जो नर होते हैं उसमें पाए जाते हैं क्या? शुक्राणु। क्या पाए जाते हैं? और मादा में क्या पाए जाते हैं? अंडाणु। क्या पाए जाते हैं? अंडाणु। क्या पाए जाते हैं? क्या पाए जाते हैं? 22 + x, 23। 22 + x। और इसमें भी पाए जाते हैं 22 + x, ठीक है ना। अच्छा, इसमें कितने पाए जाते हैं? तो 22 + x। और इसमें पाए जाते हैं 22 + y, ठीक है ना। तो अब यहां बेटा ध्यान देना थोड़ा सा। ये कौन है? नर। ये कौन है? और ये कौन है? मादा। अच्छा, 22 22 44 45 46, टोटल गुणसूत्र कितने हो गए? 46। 22 22 44 45 46। तो एक बात ध्यान रखना, जो हमारी सेक्स सेल होती हैं उसमें कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? आधे पाए जाते हैं। मतलब कि अगर कोई नर है और उसमें जो शुक्राणु की संख्या है कितनी होगी? आधी, 23। और अगर कोई मादा है उसमें अंडाणु है तो उसमें कितनी संख्या होगी? आधी। अच्छा, यहां पर एक बात ध्यान देना, जब ये शुक्राणु इस अंडाणु से मिलता है मादा के, तो यहां पर 22 और ये 22, टोटल कितने हो गए बेटा? 44। कितने हो गए? और x से x मिलेगा तो क्या हो जाएगा? x स्क्वायर नहीं, x, ठीक है ना। x स्क्वायर कह देते लेकिन x क्योंकि दोनों अलग अलग। अच्छा, यहां पर देखना बेटा, अगर हम इस 22 को ये अगर इस शुक्राणु मान लिया इस अंडाणु से मिला तो भी 44 और x कितने हो गए? 45 46 कुल हो गए गुणसूत्र। यहां पर 22 और 22 कितने हो गए बेटा? 44। और x क्या होगा? x, ठीक है ना। और ये क्या हो जाएंगे? 46, ठीक है ना। तो ये दोनों x गुणसूत्र मिले हैं तो ये क्या बनेगी? मादा, ठीक है। अच्छा, अगर y गुणसूत्र मिल जाए तो 44 22 22 44 और x और y क्या हो जाएंगे? xy। तो ये क्या बन जाएगा? नर, ठीक है ना। अच्छा, यहां पर 22 22 कितने होते हैं? 44। और ये क्या बन जाएंगे? xy। तो ये दोनों क्या बन जाएंगे? नर, ठीक है ना। अच्छा, कभी आपसे कोई पूछे कि नर या मादा, अगर कोई, ठीक है ना, नर या मादा किसी भी संतान के उत्पन्न होने की प्रतिशत क्या होगी? तो 50%। बात समझना,
या तो मादा यहाँ पर होगी या नर। कितने परसेंट है? 50%। कितने हैं? 2। यहाँ पर 100% अगर इनको मान लें तो ये कितने हो जाएंगे? 25%, 25%, 25%, 25%। तो नर या मादा होने के चांस कितने होते हैं? 50%। ये हो गया और ये कितना हो गया? 50%। तो नर या मादा के उत्पन्न होने के 50% चांस रहते हैं। यहां पर ये भी बात ध्यान रखना। अच्छा, एक बात और कर लेते हैं। आप एक बात विशेष रूप से देख रहे होंगे कि 22 जो गुणसूत्र मिले हैं वो 44 हैं। यहां पर 22 गुणसूत्र मिले हैं वो 44 हैं, ठीक है ना। लेकिन जो यहां पर लिंग का निर्धारण किससे होता है? इन लिंग गुणसूत्रों के कारण। किससे होता है? इन लिंग। अच्छा, एक बात और है, पहले के जमाने में या अभी भी कहीं कहीं ऐसा होता है कि अगर किसी महिला के बिटिया हो जाती है, बेटी पैदा हो जाती है, तो सास, ससुर, पतिदेव और रिश्तेदार, ठीक है ना, सभी मुंह फुला लेते हैं और उसको मतलब कभी कभी ऐसा होता है, आपने शायद देखा होगा कि कोई अगर महिला है तो उस पर बहुत सारे अत्याचार भी होते हैं। केवल एक कारण होता है कि तुमने लड़का पैदा नहीं किया है। क्या पैदा की है? बिटिया। अच्छा, उसमें एक बात ध्यान नहीं देते कभी कि अगर बेटी नहीं होती तो क्या सास होती? दूसरी चीज, अगर बेटी नहीं होती तो क्या जो पिता हैं वो शादी करके एक महिला को लाए थे, एक बेटी को तो लाए थे। वही चीज है, बात समझ में आया? हाँ, सास को ही नहीं ज्ञान होता है तो क्या ये सही है? अच्छा, एक बात समझना, दोष किसको दिया जाता है? महिला को। अच्छा, एक बात समझना, महिला में तो XX है भाई। आप यहां पर देखना, महिला में क्या है? XX गुणसूत्र। तो दोष पुरुष का होना चाहिए कि महिला का? भाई आप महान थे तो आप क्या करते? महिला से कह रहे हो कि आपने बिटिया क्यों पैदा की, पुरुष को लेके लाठी तोड़ दिया जाए, क्यों भाई गुणसूत्र पहुंचा देते। सीधी सी बात है, आप कौन सा गुणसूत्र पहुंचा देते? भाई पुरुष उत्पन्न हो जाता। पहली बात तो ये है। तो मारा कौन जाना चाहिए? पुरुष। मारा कौन जाना चाहिए? पुरुष, ठीक है ना। समस्या की आखिर महिला को हम दोषारोपण क्यों कर सकते हैं? बेटा, क्या महिला को दोषारोपण कर दे मतलब दोष दे सकते हैं? दोष किसको दे सकते हैं? अगर देना ही है, सास को लेके अपने लड़का का और डंडिया देना चाहिए। तुमने बिटिया पैदा की है, लौंडा नहीं पैदा किया है। बात समझ में आया बेटा? लड़का क्यों नहीं पैदा किया? तो यहाँ पर समस्या किसकी है? पुरुष के। भाई XY गुणसूत्र पुरुष में है ना, तो ये बात हमेशा ध्यान रखना, किसी भी महिला के कभी भी आपके रिलेशन में है या कोई भी हो, एज ए फीमेल एज ए पुरुष, जो भी चीजें हो, आप हमेशा ध्यान रखना, किसी भी महिला को दोषारोपण मत देना, उसे हीन भावना से मत देखना। बेटी है, बेटा है, दोनों एक समान होते हैं। आप बेटी को अच्छे से पढ़ा दें, वो हो सकता है बेटा से ज़्यादा आपकी मतलब बुढ़ापे में साथ दे जाए। हो सकता है कि बेटी, इस समय आप देख रहे होंगे बहुत सारी ऐसी बेटियां हैं जो अच्छे अच्छे पोस्ट में हैं। सुनीता विलियम्स सुना है? कल्पना चावला सुना है? तो आप अगर हम बात करें महिलाओं की, बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनको अच्छे अच्छे पद मिले हुए हैं। हम अगर अपने इस समय राष्ट्रपति की बात करें, महिला राष्ट्रपति हैं, उनका क्या नाम है? वो भी तो एक राष्ट्रपति है, महिला है। महिला किसी से कम नहीं है, उनको भी सम्मान की आवश्यकता है कि जिस प्रकार से हम पुरुष का सम्मान करते हैं वैसे ही महिलाओं का भी सम्मान होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान रखिए। यहाँ पर ये जो इन नर में पाए जाते हैं, इनको बोलते हैं क्या? शुक्र। क्या बोलते हैं बेटा? इनको बोलते हैं स्पर्म, ठीक है ना। और इन्हें बोलते हैं अंडाणु। क्या बोलते हैं? इन्हें बोलते हैं ओवा या ओवम। क्या बोलते हैं? ओवम या ओवा। क्या बोलते हैं बेटा? ठीक। अच्छा, जो ये आपस में जब ये फर्टिलाइज होते हैं, निषेचित होते हैं, तो ये जो बनता है बेटा, इसको बोलते हैं युग्मनज। क्या बोलते हैं बेटा? जिसको बोलते हैं इंग्लिश में जायगोट। क्या बोलते हैं बेटा?
इतनी बात तो क्लियर हुई। अच्छा, एक बात और बता दें, हम आपको बता रहे हैं कैरियोटाइप। एक कौन सा शब्द आता है? कैरियोटाइप। कैरियोटाइप में क्या होता है, यहां पर ध्यान देना, मान लिया हमने ले लिए 22 प्लस एक्स और यहां पर ले लिए 22 प्लस वाई। ये हमने मान लिया नर है और ये क्या मान लिया, मादा। बेटा बात समझना, ठीक है ना। 22, इन 22 का मतलब है ये पहला गुणसूत्र। 22 का मतलब 22 गुणसूत्र होंगे। ये पहला, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 हो गए 22 तक। कितने तक हो गए? 22। यहां पर भी 1 2 3 4 5 6 और कितने हो गए? 22। अच्छा, जो पहला गुणसूत्र बेटा, ये कौन है? दैहिक गुणसूत्र। ये पहला गुणसूत्र पहले से मिलेगा, दूसरा गुणसूत्र दूसरे से मिलेगा, तीसरे गुणसूत्र तीसरे से, चौथा चौथे से, इस प्रकार से 22 गुणसूत्र किससे मिलेंगे? इस 22 से। और ये हमारे शरीर का क्या करेंगे? निर्माण। ये हमारे शरीर का क्या करते हैं? हमारा शरीर यहां से दो भागों में डिवाइड होता है, एक भाग इधर, एक भाग इधर, ठीक है ना। तो यहां पर क्या है कि जो हमारे शरीर का निर्माण हो रहा है, ये किससे हो रहा है? दैहिक गुणसूत्रों से। ये आपस में मिलते हैं और ये क्या बनते हैं? ये बनाते शरीर को। क्या बनाते बेटा? अच्छा, नर और मादा का दोनों का शरीर एक समान होता है। नर के नाक होती है, मादा की नाक होती है। क्लियर है? सीधी सी बात है। नर के आंखें हैं या मादा के आंखें, तो नर की आंखें हैं। तो जो हमारी देह है वो तो एक सी है ना, एक जैसी है। अंतर कहां हो जाता है? जैसे ही लिंग गुणसूत्र मिलते हैं, मान लिया एक्स से एक्स मिल गए, तो जो मादा में परिवर्तन होता है, ठीक है ना, वो मादा की जनन अंग वहां पर विकसित हो जाते हैं। एक्स से एक्स मिल गया, शरीर दोनों के एक हैं, लेकिन यहां पर जनन अंग का अंतर है, तो वो कौन से विकसित अंग हो जाएंगे? मादा के। अगर एक्स से वाई मिल गया तो नर के जनन अंग विकसित हो जाएंगे। तो मतलब सीधी सी बात है, दैहिक गुणसूत्र नर और मादा में दोनों में कैसे होते हैं? एक समान। अंतर कहां होता है? केवल और केवल अगर x से x मिल गया तो वहां पर क्या बन जाएगी? मादा। अगर x से y मिल गया तो वहां पर क्या बन जाएगा? नर। तो ये बात समझ में आई। टोटल गुणसूत्र कितने होते हैं? 46। टोटल कितने होते हैं? 46। कितने जोड़ी होते हैं? 23 जोड़ी। कितने जोड़ी होते हैं? अच्छा, दैहिक गुणसूत्र कितने होते हैं? टोटल 44। कितने जोड़ी? 22 जोड़ी। लिंग गुणसूत्र टोटल कितने होते हैं? 2। कितने जोड़ी? 1 जोड़ी। ठीक है ना। हम पढ़ रहे हैं कीटों में लिंग निर्धारण। हम क्या पढ़ रहे हैं? कीटों में लिंग निर्धारण। थोड़ा सा बता दें, कीटों में लिंग निर्धारण। बेटा समझना, यहां पर एक बात ध्यान रखना, कीटों में लिंग निर्धारण, कीटों में गुणसूत्र पाए जाते हैं जेड जेड और जेड डब्ल्यू। ध्यान रखना, कौन कौन पाए जाते हैं? जेड 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 डब्ल्यू। यहां पर एक बात ध्यान रखना, जो जेड जेड होते हैं, ठीक है ना, ये होते हैं नर, मतलब समान गुणसूत्र क्या होते हैं? नर। और जो जेड डब्ल्यू होते हैं वो होती है मादा। वो कौन होती है? अच्छा, एक बात और समझ लो, जेड से जेड मिलेगा तो क्या बनेगा? और जेड से डब्ल्यू मिलेगा, जेड से जेड मिलेगा, और ये जेड से डब्ल्यू मिलेगा, ठीक है ना। तो ये क्या बनेगी? मादा। और ये क्या बनेंगे? अच्छा, एक बात तो समझ में आई। कुछ कीटों में, जैसे एक सबसे बड़ा उदाहरण है मधुमक्खी, उसमें गुणसूत्र पाए जाते हैं जेड जेड और जेड जीरो, शून्य बोला जाता है। मतलब ये एक प्रकार का ये कोई गुणसूत्र पाया ही नहीं जाता। ध्यान रखना बेटा, ये गुणसूत्र पाया नहीं जाता है। जब नहीं पाया जाता है तो इसको हम क्या लिख देते हैं? शून्य। और ओ नहीं बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? शून्य। तो जेड से जेड मिलेगा, ये ध्यान रखना, ये होती है मादा। यहाँ पर ये कौन होती है? और ये होते हैं भाई साहब नर। मतलब नर में एक लिंग गुणसूत्र नहीं पाया जाता, विशेषकर किसमें? मधुमक्खी में एक गुणसूत्र, लिंग गुणसूत्र नहीं पाया जाता है। तो जेड से जेड मिलेगा तो क्या बनेगा? और जेड से अगर कोई गुणसूत्र ना मिला, मतलब जीरो मिल गया, तो जेड जीरो। जेड से जेड मिलेगा, जेड जेड। और जेड से जीरो मिला तो ये क्या होगा? और यहां पर क्या होगा? और ये भाई साहब, और ये बात समझ में आया? तो मधुमक्खी में ध्यान रखना, नर में एक लिंग गुणसूत्र गायब होता है। पर्यावरणीय लिंग निर्धारण।
पर्यावरणीय लिंग निर्धारण, ठीक है ना। यहां पर एक बात ध्यान रखना, कुछ जंतुओं में लिंग निर्धारण इस प्रकार का होता है कि वहां पर गुणसूत्रों की कोई आवश्यकता नहीं होती है कि कौन से गुणसूत्र आ रहे हैं, लिंग है अलिंग है, कोई इससे मतलब नहीं रहता है। तो यहां पर मतलब क्या रहता है, पर्यावरणीय कारक। मतलब एक है क्राइसेम्स पिक्टा, एक कछुआ का नाम है, जली कछुआ है, क्राइसेम्स पिक्टा, जली कछुआ है बेटा, ध्यान रखना। यदि इनको क्राइसेम्स पिक्टा के निषेचित अंडों को 33 डिग्री से अधिक ताप पर रखते हैं, ध्यान रखना बेटा, तो क्या उत्पन्न होती है, मादा, ठीक है ना। क्राइसेम्स पिक्टा के जो निषेचित अंडे हैं, ठीक है ना, अगर उनको हम 33 डिग्री से अधिक ताप पर रखते हैं तो उनसे क्या उत्पन्न होंगे, मादा। यदि हम 28 डिग्री सेंटीग्रेड से कम ताप पर रखते हैं तो उसमें क्या उत्पन्न होते हैं, बात को ध्यान रखना। कौन सा कछुआ है, क्राइसेम्स पिक्टा। अच्छा, एक और है, उसको बोलते हैं अगेमा, ठीक है ना, अगेमा छिपकली, अगेमा छिपकली। अगेमा छिपकली को यदि हम अधिक ताप पर, इनके निषेचित अंडे को अधिक ताप पर रखते हैं, ठीक है ना, तो क्या उत्पन्न होंगे, नहीं। और यदि हम इनको कम ताप पर रखते हैं तो क्या उत्पन्न होगी, मादा। तो यहाँ पर जो ये लिंग निर्धारण होता है, यहाँ पर लिंग गुणसूत्रों से कोई हमें लेना देना नहीं होता है। यहाँ पर किनके कारण होता है, पर्यावरणीय लिंग निर्धारण होता है। क्राइसेम्स पिक्टा में 33 डिग्री से अधिक ताप पर रखते हैं तो मादा उत्पन्न होती है, 28 डिग्री से कम ताप पर रखते हैं तो नर। वैसे ही एक अगेमा छिपकली है, इनके अंडों को, निषेचित अंडों को हम अधिक ताप पर रखते हैं तो